आपकी पहली सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है। उस सैलरी से पहले आप अपनी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लेते हो, कुछ चीजें अपने लिए खरीदते हो, और इसके बाद जो रिमेनिंग पैसा आपके पास रह जाता है, एक सेंसिबल पर्सन की तरह उस पैसे को आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो। नाउ इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो आप पहला काम करते हो वो करते हो किसी भी एक ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवाना, और उसके बाद जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, और उन म्यूचुअल फंड्स में आपको डिफरेंट फाइनेंशियल टर्म्स दिखेंगे। ये सब देख के एक नॉर्मल पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, जो गूगल पे ये टाइप करेंगे लाइक व्हाट आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट, और उनको गूगल जो टॉप पे म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, बिना ये जाने दैट हर म्यूचुअल फंड्स के टाइप अलग होते हैं और वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पर्सन के लिए सूटेबल होता है। सेकंड, ऐसे लोग जो थोड़े सेंसिबल होंगे और म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी चीजें जानना चाहेंगे, वो कुछ ऑर्डिनरी चीजों पे रिसर्च करेंगे जैसे कि पास्ट रिटर्न्स और AUM और एग्जिट लोड, और इन चीजों के बेसिस पे वो एक म्यूचुअल फंड को 5 से 10 मिनट में सिलेक्ट कर लेंगे। देखा जाए तो ये लोग गलत भी नहीं है, बिकॉज हर कोई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करता है और हर किसी पर्सन के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होता दैट वो इन म्यूचुअल फंड्स की डीप में स्टडी कर सके और घंटों दे सके एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्टडी में। इस मेथड से इन्वेस्ट करने में एक प्रॉब्लम आती है जो जनरली मैंने कई लोगों के केसेस में देखी है। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूँ। हम एक केस लेके चलते हैं। मानते हैं जो आपने इनिशियल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू थी अराउंड 10,000 रुपीज की। नाउ एक केस लेते हैं दैट आपके फंड ने बहुत ही फिनोमिनली परफॉर्म दिया और आपको पहले ईयर में 25% का रिटर्न दिया। इससे आपके जो इनिशियल कैपिटल की वैल्यू होगी वो होगी अराउंड 12,500 रुपीज की। नाउ सेकेंड ईयर में वो अपने ग्रोथ रेट को कंपाउंड करता जाता है और सेकेंड ईयर में भी सेम रिटर्न देता है जो कि अराउंड 25% का। नाउ इस ग्रोथ रेट से जो आपके कैपिटल की एग्जैक्ट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर होगी वो होगी 15,625 रुपीज। अगर हम थर्ड ईयर में सोचते हैं कि किसी भी कंडीशन की वजह से मार्केट में क्रैश आ जाता है और मार्केट का जो थर्ड ईयर का रिटर्न है वो होता है -25%, तो इस केस में आपके जो पोर्टफोलियो में जो आपका अमाउंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 11,780 रुपीज। नाउ अगर आप 3 ईयर के CAGR ग्रोथ के हिसाब से देखो, यानी हर साल कंपनी ने कितने CAGR ग्रोथ के हिसाब से रिटर्न दिया है, तो आप देखोगे कि आपका रिटर्न आएगा अराउंड 5.43% का। अब आप ये सोचिए अगर हमें 5 से 6% ही इंटरेस्ट चाहिए था तो हमने इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट ही क्यों किया? अगर हम चाहते तो ये रिटर्न्स हमें FD में भी मिल सकते थे। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई लोग जो 4-4, 5-5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ा क्रैश उनके सारे रिटर्न्स को वाइप आउट कर देता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा दैट फंड्स को उन्होंने जो पास्ट में रिटर्न दिए हैं सिर्फ इसका अच्छा होना जरूरी नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा दैट मार्केट में अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो वो पर्टिकुलर फंड आपकी जो वेल्थ है उसको किस हद तक प्रिजर्व करता है। इस वीडियो में हमने इन सारी कैटेगरी ऑफ फंड्स के बारे में डिस्कस किया है और इन फंड्स को सिलेक्ट करते वक्त हमने कई सारे मेजर्स पे ध्यान रखा है, जैसे कि उनके पास रिटर्न्स, AUM, उन पे एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके रिस्क फैक्टर्स, राइट, वो कितने अच्छे हैं अपने रिस्क को मैनेज करने में, और इसके अलावा उनका जो एसेट मैनेजमेंट है, यानी उन्होंने जो अपने फंड्स में कंपनियां सिलेक्ट की हैं उनकी क्वालिटी क्या है। अगर हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करें जो कि है लार्ज कैप फंड्स, तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं लार्ज कैप की जगह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। उसके कई रीजंस हैं। पहला बड़ा रीजन ये है कि कई केसेस में मैंने देखा है कि लार्ज कैप फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके एक बहुत बड़े रीजन में एक चीज शामिल है कि हमारे सेबी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं दैट एक लार्ज कैप फंड में सिर्फ हमारे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप ही आ सकती हैं, और पर कंपनी में जो उसका फंड इन्वेस्टर है उस फंड का 10% से ज्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से उस फंड मैनेजर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और वो ज्यादातर केसेस में मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। सेकेंड रीजन ये है दैट ये सारे फंड्स एक्टिव मैनेज फंड में आते हैं, यानी कि
आपको एक फंड मैनेजर आपका फंड जो है वो एक्टिवली मैनेज कर रहा है, उसमें एलोकेशन बढ़ा और घटा रहा है। एक्टिवली मैनेज फंड्स की जो ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज एक पर्सन का आपके फंड में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं इंडेक्स फंड के बारे में बात करूं तो इंडेक्स फंड बेसिकली एक बड़े इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, लाइक सेंसेक्स, निफ्टी 50। इस वजह से ये पैसिवली मैनेज फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, और उससे होता यह है दैट इन फंड्स पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम होता है। सो इंडेक्स फंड में हमारी चॉइस है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की बेस्ट बात यह है दैट इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे ज्यादा कम है, जो कि अराउंड 0.1% का, और इसने लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स है यानी निफ्टी 50 इंडेक्स है जिसको ये रेप्लिकेट करता है उसको रिटर्न्स के मामले में बीट किया है, प्लस जब वो फॉल हुआ है तो फॉल में भी इसने कंपैरेटिवली कम फॉल शो किया है। बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स, मैं आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे दूं दैट आपने ये ऑब्जर्व किया होगा हमारे फंड के आगे एक टर्म यूज हुआ है दैट इज डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप सबको डायरेक्ट ग्रोथ फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है। इसका रीजन ये है दैट डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब है कि आप अपना पैसा डायरेक्टली उस फंड हाउस को ही ट्रांसफर कर रहे हो। इसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं जिनके आगे लिखा होगा रेगुलर ग्रोथ। इसका मतलब ये है इस केस में आपका पैसा एक बीच में मीडिएटर भी खाता है। हम अपने सेकंड कैटेगरी ऑफ फंड के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड के केस में भी सेबी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये कहते हैं कि एक फंड मैनेजर मिड कैप में सिर्फ इंडिया की 101 से लेके 250th लेवल तक की जो टॉप कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप सिर्फ उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो इस कैटेगरी में मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा। पहला ऑप्शन उस पर्सन के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम खेलना चाहता है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के लिए पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड। इस फंड की बेस्ट बात यह है दैट इसने अपने पीयर्स को बहुत ही बड़े लेवल से आउट परफॉर्म किया है। अगर मैं इस फंड की एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करूं वो है अराउंड 0.45% का, और बेस्ट बात यह है कि ये कोई नया फंड नहीं है। इसने लॉन्ग टर्म पे कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी कैटेगरी में जो सेम फंड्स हैं उनको आउट परफॉर्म किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये तो चाहते हैं दैट उन्हें मोर देन एवरेज रिटर्न्स मिले, बट वो मिड कैप जो फंड्स हैं उनकी वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कैटेगरी ऑफ फंड है जिसका नाम है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। इस फंड में बेस्ट बात यह है दैट इसमें लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिससे आपको लार्ज कैप फंड्स की जो स्टेबिलिटी है वो मिलेगी और उसमें मिड कैप स्टॉक्स का जो ग्रोथ है वो भी मिल पाएगा। जो इस कैटेगरी में हमारा फंड है उसका नाम है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ फंड है जो है स्मॉल कैप फंड। इस फंड के बारे में बता दूं, जो लोग हाई रिस्क को बियर नहीं कर सकते ये फंड उनके लिए खासकर इस पर्टिकुलर टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड की मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं वो ये है कि अगर ये फंड आपको 20 से 25% का रिटर्न दे सकता है तो ये मान के चलिए दैट अगर मार्केट कोई बैड कंडीशन से होकर गुजरता है तो ये जो फंड है ये 30% नीचे भी जा सकते हैं। तो अगर आप इस लेवल की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो तभी आप इस फंड को कंसीडर करना। अगर मैं इस फंड के बारे में बात करूं तो इसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इस फंड की बेस्ट बात मैं आपको बताऊं तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.48 का है, और ये जो फंड है अराउंड 8 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद जो इसका AUM है वो है अराउंड 9,000 करोड़ का, और इसने पास में भी डिसेंट लेवल में परफॉर्मेंस दी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसने जो बाकी स्मॉल कैप फंड्स है मार्केट के गिरने पे उनके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है। ना हम अपनी फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं जो कि है मल्टी कैप फंड। इस कैटेगरी में भी मैं एक दूसरी कैटेगरी को ज्यादा प्रेफर करता हूं जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। अब मेरा फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करने का रीजन ये है दैट मल्टी कैप फंड के केस में सेबी की ये रिस्ट्रिक्शन है दैट एक फंड मैनेजर जो मल्टी कैप फंड को मैनेज कर रहा है वो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और सिर्फ 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, और जो बाकी का रिमेनिंग 25% अमाउंट है सिर्फ उस 25% अमाउंट में उसके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कहां पैसा डालना चाहता है। बट इसके कंपैरेटिवली अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में देखो तो
एक जो फंड मैनेजर है वो पूरी तरीके से अपने जो स्किल्स है, लाइक फंड मैनेजिंग की जो स्किल्स है, उसको यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट उसे कितने परसेंटेज ऑफ पैसा किस फंड में एलोकेट करना है। नाउ मेरा सोचना ये है दैट अगर एक इन्वेस्टर ये रिस्क ले ही रहा है कि वो अपने फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप तीनों को रख रहा है, तो क्यों ना उसको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल पाए। और ये तभी मिल पाएंगे कि जो हमारा फंड मैनेजर है उसके ऊपर ये टोटल फ्रीडम हो कि वो अपनी स्किल्स का यूज करके उस फंड को अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर पाए। इस केस में भी हमने दो कैटेगरी में इस फंड को डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी ऑफ फंड वो है जो कि उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सेफर रिटर्न चाहते हैं। उनके लिए जो फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मैं आपको इस फंड की बेस्ट बात बताऊं तो इस फंड ने अपने बाकी कंपेटिटर्स के रिस्पेक्ट में जो रिटर्न दिए हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल दिए हैं, जो कि आप इस बाकी के कंपेटिटर्स में नहीं देख पाओगे। बस इस फंड में एक ये बात है दैट इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.79% का है, जो कि लिटिल हायर साइड पे है एज कंपेयर टू देयर कंपेटिटर्स। हमारे सेकंड फंड का नाम है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। नाउ ये फंड उन लोगों के लिए है जो ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ प्रेफर करते हैं। जो हमारा ये पर्टिकुलर फंड है ये रिटर्न्स के मामले में पराग पारिक से बेटर है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी पराग पारिक के कम है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा दैट इसमें रिस्क एज कंपेयर टू पराग पारिक ज्यादा होगा। ना हम बात करते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ फंड पे जिसका नाम है ELSS फंड। बिफोर फर्दर गोइंग टू दिस कैटेगरी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दैट अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ अगर मैं ELSS फंड के बारे में बात करूं तो ये फंड बेसिकली टैक्स सेवर फंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इस फंड्स में जो आपको लॉक इन पीरियड मिलता है वो मिलता है अराउंड 3 साल का, और इस फंड में जो फंड मैनेजर्स हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता दैट वो कितने परसेंट पैसा कहां लगाना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर फंड के केस में जो आपकी टैक्स सेविंग होती है वो लगभग 46,800 रुपीज हो सकती है मैक्सिमम, जो कि आपके कैपिटल लाइक 1.5 लाख के कैपिटल तक पे टैक्स रिडक्शन का आप फायदा ले सकते हो। इस फंड को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड गेम खेलना चाहते हैं। सेकंड उन लोगों के लिए जो कंसिस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं बट वो स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम चाहती है उसके लिए क्वांट का टैक्स प्लान ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान, और सेकंड कैटेगरी जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं एट द लो रिस्क उनके लिए है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सो गाइस अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।